हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। आज आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आज बस मेहनत करनी है और कल जो है फिर आपको उसका बेनिफिट नज़र आएगा। ठीक है, होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब बात करेंगे 2016 और 2015 के पेपर की। तो ये लास्ट में अभी क्वेश्चन दिया था और उसके बाद आपसे आंसर पूछा गया था। तो अगर आपका आंसर जो आपने फाइंड आउट किया है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ ओनली वाई लिंक जस्ट बिकॉज कि आप देख सकते हैं सभी मेल्स अफेक्टेड है। और मैंने आपको बताया था जब भी अगर मेल ही अफेक्टेड है और फीमेल पे कोई असर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, वाई लिंक जीन है। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है दैट मीन्स आपने सही सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स रिलाइज ऑन स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। तो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक टर्म है। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो क्या है, इसको रट लो। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको रट लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा इसका जो आंसर है बच्चों इन्होंने जो प्रोवाइड किया है वो दो ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ठीक है, तो इन दोनों मतलब हो गया होगा उनसे। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, आया और फ्लोरेसेंस, सी डी और रमन रहेगा। ठीक है, तो सी डी अगर कि मैं आपको बताऊं तो सी डी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ये होता है डिफरेंस ऑफ absorbance of right circular and left circular light। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये जो आपका लाइट होती है वो क्या है, राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड है। क्या है, राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होती है। अब इतना डिटेल में जाऊंगा तो कोई मतलब फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को लेकर के अभी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इन चीज़ों को समझने का। तो मैं तो कहूँगा आप इसको अभी याद ही कर लीजिए, डिटेल में जान नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे इतने में तो हम। ठीक है, तो इसको बस याद कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है बताने से अभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। और ये जो क्वेश्चन नंबर 43 है, देखते हैं क्या कह रहा है। द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। तो ट्रिप्टोफैन का दिया हुआ है 280 नैनोमीटर पे, कितना दिया हुआ है 5690, और जो टायरोसिन है उसका दिया हुआ है इतना। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ईस्ट अल्कोहल डाइहाइड्रोजिनेज, जिसका मास दिया हुआ है 37 किलो डाल्टन, contains 5 tryptophan and 14 tyrosine residue. The absorbance at 280 नैनोमीटर इज इतना। ये absorbance सॉरी कंसंट्रेशन दिया हुआ है ये, क्योंकि इसकी यूनिट है मिलीग्राम पर ml, एब्जॉर्बेंस की यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ है। तो आपको एब्जॉर्बेंस बताना है इसका कितना होगा। ठीक है, assume that molar extension coefficient value of tryptophan and tyrosine apply to these amino acid in the yeast alcohol dehydrogenase। ठीक है, तो सोचा तो मैंने ये था कि आप इसे खुद कर लेंगे, बट लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे ही कराना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, देखते हैं 2 नंबर में है तो थोड़ा सा इन्होंने टिक लगा दिया है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारी चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्रोटीन की कंसनट्रेशन। देखिए फॉर्मूला होता है एब्जॉर्बेंस, कैसे निकालेंगे इसको। इसको निकालने का क्या है, फॉर्मूला ये है कि हमें टोटल एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करना है। क्या, टोटल एब्जॉर्बेंस। और टोटल एब्जॉर्बेंस कैसे हो निकालेंगे, टोटल एब्जॉर्बेंस बच्चों इक्वल होगा एब्जॉर्बेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन प्लस एब्जॉर्बेंस ऑफ टायरोसिन। तो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों का क्या करना है, हमें एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करना है और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इससे हमारा टोटल एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है बच्चों, यूनिट में काफ़ी आप देख सकते हैं यूनिट काफ़ी अलग अलग है। यहाँ पे मिलीग्राम पर मिलीलीटर है, ये किलो डाल्टन में दिया हुआ है, और ये मोलैरिटी में दिया हुआ है। तो ये मोलैरिटी वगैरह ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सबको। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन देखते हैं, पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन कितना है, या जो भी है इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.32 मिलीग्राम पर ml। ठीक है, और मिलीग्राम पर ml को हम लिख सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं मिली को मिली से कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट दिया हुआ है ये ट्रिप्टोफैन का, और ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट दिया हुआ है टायरोसिन का। ठीक है, ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ई ट्रिप्टोफैन का कितना दिया हुआ है 5690 पर मोल पर सेंटीमीटर, और ई ऑफ टायरोसिन ये दिया हुआ है 1280 पर मोल पर सेंटीमीटर। तो हमें क्या है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलर में है, यहाँ पे मिलीग्राम पर ml में है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और
इसके बाद आगे बताता हूँ, पहले इसको कन्वर्ट करिए फिर आगे बताता हूँ कैसे करना है। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि यहाँ पर मिली से मिली कैंसिल हुआ, ग्राम पर लीटर। तो ये मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी यूनिट होती है, मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या होता है, ब्लैक ही लेना पड़ेगा, सॉरी। मोलैरिटी होता है आपका मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम लीटर से आपको डिवाइड करना है, तो मोल्स पर लीटर क्या होता है, 1 मोलर होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ग्राम है और ये लीटर है। या तो हम मोलैरिटी को कन्वर्ट कर लें, अब ये मोलैरिटी दो जगह यूज हो रही है तो उसको कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पर एक ही जगह पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, ग्राम को। ठीक है, तो ग्राम को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम्स में को मोल्स में कैसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं। क्या फाइंड आउट करना है कि 1 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, ये आपका दिया हुआ है 37 किलो डाल्टन, ये क्या है, मोलिकुलर वेट। क्या है, मोलिकुलर वेट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 मोल इक्वल्स टू, मैंने आपको पहले कई बार बताया कि 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना होता है, जो आपका जो भी मोलिकुलर वेट होता है उसको ग्राम में लिख दो। यही मैंने आपको बताया कि मोलिकुलर वेट को ग्राम में लिख दीजिए। तो मोलिकुलर वेट यहाँ पे 37 किलो डाल्टन है, तो ये हो जाएगा 37 इंटू 10⁻³ ग्राम। किलो किलो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि सिर्फ डाल्टन की जगह पे ही ग्राम लिख सकते हैं। किसकी जगह पे लिखना है, डाल्टन की जगह पर ही ग्राम लिखना है, तो किलो को तो लिखना पड़ेगा ना 10⁻³। तो ये मैंने आपको कई बार बताया कि इस तरीके से, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल जो पहले दिए थे वो ये थे कि 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो इक्वल होगा, कार्बन का जो मोलिकुलर वेट है कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, तो यानी कि 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 मोल किसके बराबर है, इसके बराबर है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 ग्राम में कितने मोल्स हैं। तो 1 ग्राम में कितने मोल्स है कैसे पता चलेगा, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 ग्राम इक्वल्स टू, या फिर एक काम करिए, यहाँ से भी हमारा काम चल जाएगा। या तो आप यहाँ से ये निकाल लीजिए 1 ग्राम में कितने मोल है, या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए, मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया है, जिसको भी कन्वर्ट करना होता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखिए। जिसको भी कन्वर्ट करना है, जैसे हमें क्या है, ग्राम हटाना है, तो ग्राम को यहाँ पे लिखेंगे नीचे, ग्राम को देखिए ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी 37 इंटू 10⁻³ ग्राम। और जो अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड क्या लिखेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है, तो किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। तो इतने ग्राम में कितना मोल है, 1 मोल। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने ये लिखा है कि 1 मोल इज इक्वल टू 37 इंटू 10⁻³ ग्राम। जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको इसके अपोजिट में लिखते हैं। ठीक है, मतलब जो ग्राम हटाना है तो ग्राम को उसका अपोजिट में लिख दीजिए, और ये आपका आ गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपको कैंसिल करना है, ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो गया, सिर्फ आ गया मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर हमें पता है किसके इक्वल होता है, मोलैरिटी के इक्वल होता है। तो यानी कि यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा मोलैरिटी में। तो 0.32 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना है हमें, डिवाइड करना है हमें 37 इंटू 10⁻³ 37 इंटू 10⁻³ से मैंने डिवाइड किया बच्चों। और यहाँ से जो मुझे आंसर मिल रहा है वो है 8.648 इंटू, अप टू क्या है, हमेशा थर्ड डिजिट तक जो है, थर्ड डेसिमल तक आप यूज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो थर्ड डेसिमल तक मैंने लिखा है 8.648, और यह 10⁻⁻6 आ रहा है। यहाँ से कितना है, 10⁻⁻6, और ये इसकी यूनिट क्या है, मोलर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। तो ये कंसंट्रेशन हमने ग्राम पर लीटर से मोलर में कन्वर्ट कर ली। किस तरीके से करी ये भी आपको दिखाई। अब आते हैं वापस, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें तो निकालना है एब्जॉर्बेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। किसका निकालना है, एब्जॉर्बेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन और एब्जॉर्बेंस ऑफ टायरोसिन। क्योंकि पूरा प्रोटीन नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, इनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए कि ये जो कंसंट्रेशन है ये प्रोटीन की है और वो इतनी है। आप बताइए एक प्रोटीन में कितने ट्रिप्टोफैन है, 5। तो ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इस कंसंट्रेशन का 5 टाइम्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक प्रोटीन की कंसंट्रेशन ये है और उस प्रोटीन के अंदर कितने हैं, 5 ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, तो 5 ट्रिप्टोफैन है एक के अंदर, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ट्रिप्टोफैन की 5 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि कंसंट्रेशन ट्रिप्टोफैन की 5 टाइम्स क्यों हो गई है, क्योंकि एक प्रोटीन में 5 ट्रिप्टोफैन है। तो ये तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन है, बट उन प्रोटीन के अंदर 5 ट्रिप्टोफैन भी तो है, तो ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन इसकी 5 टाइम्स होगी।
तो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कि क्या होगी, इसकी 5 टाइम्स होगी, तो 5 इंटू 8.648 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ टायरोसिन। तो टायरोसिन की कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो इसके 14 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है 14 टाइम्स है टायरोसिन रेसिड्यू इस प्रोटीन के अंदर, तो इसकी कंसंट्रेशन इसके हो जाएगी ये 14 टाइम्स। सब कुछ आपका आ गया है ए टू जेड। पाथ लेंथ आपको दी हुई है 1 सेंटीमीटर, तो अब आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस हम निकालेंगे। एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू, पहले हम लिखेंगे ट्रिप्टोफैन की वजह से क्या है एब्जॉर्बेंस है, तो ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला आपको पता है, एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। ठीक है, तो सबसे पहले एप्सिलॉन देखिए, एप्सिलॉन ट्रिप्टोफैन का कितना है, ये है 5690, तो इसको लिखते हैं 5690 पर मोलर पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। फिर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन देखिए हमने 5 इंटू 8.648 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद बच्चे बात हम करेंगे पाथ लेंथ की, और पाथ लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये आ गया आपका एब्जॉर्बेंस बाय ट्रिप्टोफैन। उसके बाद अगला है प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, एब्जॉर्बेंस बाय टायरोसिन। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है 1280, थोड़ा सा लैग कर रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बजट कम है। ठीक है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। और क्या है 14 इंटू 8.648 10⁻⁻6 मोलर, थोड़ा ज़्यादा ही लैग कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ तक आ गया, क्लियर हो गया। और इसके बाद मल्टीप्लाई करिए 1 सेंटीमीटर की। सो दैट्स ऑल, ये आपने फाइंड आउट कर लिया है एब्जॉर्बेंस। अब आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है बच्चों, इसको सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हैं। मोलर सेंटीमीटर सब कैंसिल, सारी यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं बचेगा आपका, जो बस आंसर बचेगा वो आएगा फाइनल आंसर। तो देखते हैं फाइनल आंसर। मैं कैलसी का यूज़ करके निकालता हूँ 5690, आप भी ट्राई कीजिए। 5690 इंटू 5 इंटू 8.648 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ से आया है 0.2468, तो ये आया है बच्चों 0.246 प्लस। अब देखते हैं दूसरा टायरोसिन की वजह से कितना आया, टायरोसिन की वजह से 1280 इंटू 14 इंटू 8.648 इंटू 10⁻⁻6, सो यहाँ से आ रहा है बच्चों 0.15। आप देख सकते हैं टायरोसिन के कितने थे आपके, 14 थे टायरोसिन, बट उसके बावजूद भी क्या है इसका जो आंसर है, मतलब टायरोसिन की वजह से जो अब्जॉर्बेंस है वो कितना कम है। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, टायरोसिन जो है वो इतना अच्छा जो है आपका क्रोमोफोर नहीं है, आपका ट्रिप्टोफैन सबसे अच्छा है, वो ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 5690 है और इसका सिर्फ 1280, इसलिए क्या है टायरोसिन हम देखते नहीं, हम जो है लैब में भी जब काम करते हैं तो हमारा मेन फोकस ट्रिप्टोफैन पे रहता है। अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है उस प्रोटीन के अंदर तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम टायरोसिन पे जाएँ। ठीक है, तो इन दोनों को बच्चों ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो 0.246246, ये आ रहा है बच्चों आंसर 0.4 आ गया आंसर फाइनली। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, और आपका आंसर आई होप ये आपका भी आंसर क्या रहा होगा 0.4 आ रहा होगा। इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या आंसर बताया है। तो इनके आंसर की क्या है भाई, इनका आंसर किया है 0.37 से 0.43। अगर आपका इसके बीच में आंसर आ रहा है दैट मीन्स एक्सेप्टेबल है। चलिए आप बात करते हैं गेट 2015 आपका, वो तो हो गया 2016 के हमने देख लिए हैं क्वेश्चन, अब 2015 की बात करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 19, तो इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ 100 रेसिड्यूज कैन बी जनरेटेड यूजिंग 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो आपको ये बताना है कि 100 रेसिड्यूज का आपको डिफरेंट टाइप के प्रोटीन सीक्वेंस जनरेट करने हैं। ठीक है, 100 रेसिड्यूज के, तो यानी कि फर्स्ट रेसिड्यू, सेकंड रेसिड्यू, थर्ड रेसिड्यू, फोर्थ रेसिड्यू, 5 6 7 8 अप टू 100। ठीक है, और कितने आपके पास है 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, और उनका आपका यूज़ करना है, और आपको बताना है कि इन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का यूज़ करके आप कितने टाइप्स के डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंस बना सकते हैं जिनकी लेंथ 100 हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है,
थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। देखिए क्या है, मानिए ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है प्रोटीन की, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड अमाइनो एसिड की पोजीशन है, फोर्थ, ये फाइव्थ, और अप टू क्या है 100 पोजीशन है। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास कितने, हम फर्स्ट पोजीशन पे हम कितने अमाइनो एसिड रख सकते हैं। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस है फर्स्ट पोजीशन के लिए, तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए चॉइसेस हैं 20। अब सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है अमाइनो एसिड की, तो आप कहेंगे यहाँ पे भी 20 चॉइसेस हमारे पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की। थर्ड पोजीशन पे कितनी है 20, तो आपको क्या करना है 20 के मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 20 की मल्टीप्लाई करेंगे अप टू कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 की पावर 100। क्यों, क्योंकि ये 20 की पावर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 की पावर 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 की पावर 3, अप टू 100 टाइम्स करना है, तो दैट मीन्स 20 की पावर 100। तो ये आपका आंसर 20 की पावर 100 ही। अच्छा, अगर वो ये कहता आपसे कि आपको एक अमाइनो एसिड एक ही बार यूज करना है, तो अगर एक अमाइनो एसिड एक ही बार यूज करना होता तो पहली बात तो ये 100 रेसिड्यूज का नहीं बनता। फिर ये कितने का बनता है, इसकी लेंथ होती है सिर्फ 20, क्योंकि एक अमाइनो एसिड कितनी बार यूज किया जा सकता है, एक ही बार यूज किया जा सकता है। तो उस केस में इसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती थी 20, क्योंकि एक अमाइनो एसिड एक ही बार यूज कर सकते हैं। उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए पहली पोजीशन पे आपके पास अवेलेबल कितने अमाइनो एसिड है रखने के लिए 20। दूसरी पोजीशन पे क्या है, अब यहाँ पे आपने 20 में से कोई एक अमाइनो एसिड सेलेक्ट कर लिया, तो अगर आपने 20 में से एक सेलेक्ट कर लिया तो सेकंड पोजीशन पे आपके पास कितने बचे, सेकंड पोजीशन पे आप 19 अमाइनो एसिड ही सिर्फ पुट रख सकते हैं, मतलब 19 चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है। थर्ड पोजीशन के लिए कितनी अवेलेबल होंगी, सिर्फ 18 चॉइसेस अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे 20, 19, 18 इस तरीके से करेंगे तो उसका आंसर आता है 20 फैक्टोरियल, और सिर्फ फैक्टोरियल ये वाला साइन, ठीक है। तो 20 फैक्टोरियल आपके पास तब अवेलेबल होते जब आपका क्या है, ये कहता है कि आप अमीनो एसिड को रिपीट नहीं कर सकते, और ये सिर्फ 20 तक ही इसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती थी, क्योंकि उसके बाद वो रिपीटेशन होने लगता ना कोई भी। तो यहाँ पे इसका आंसर ही है। फिर है चूज द अप्रोप्रिएट पेयर। अब देखिए प्राइमर वाला क्वेश्चन अभी भी आपको एक कराया था, तो इसका सॉल्यूशन आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसका आंसर मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी रूटेड एंड अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री रिस्पेक्टिवली आर पॉसिबल विद 4 डिफरेंट सीक्वेंसेस। तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है, अगर आप याद कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो उसको छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है, और कुछ कर भी तो नहीं सकते। तो ये मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला जो आपको याद करना है, दैट इज 2n-5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n⁻³ ब्रैकेट में n⁻n-3 का फैक्टोरियल। और अगर हम बात करें रूटेड ट्रीज की, तो रूटेड ट्रीज का फॉर्मूला है 2n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n-2 ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट n-2 फैक्टोरियल। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 4 डिफरेंट सीक्वेंस दिए हुए हैं तो यहाँ पे n की जगह पे 4 पुट कर दीजिए, तो 2 ब्रैकेट में 4-5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2⁻⁴ और 4-3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से आप नीचे भी सॉल्व कर लीजिए, 2 ब्रैकेट में 4-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2⁻⁴ 4-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। सॉल्व करिए इनको और देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो 4 2 8, 8 में से 5 गया 3, यानी कि ऊपर आया 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या है, ये 4-3 1 हो गया, और 4-3 ये भी 1 हो गया, तो यहाँ पे नीचे सिंपली 2 आ गया, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका आएगा 2 4 8, 8 में से 3 गया 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल। और नीचे बात करें तो ये पावर हो जाएगी 2, 4-2 2 2 2 2 4 4 इंटू 2। अच्छा ये भी फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, ठीक है। तो इसका फैक्टोरियल यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 2⁻8, तो यानी कि 2 2 4 4 2 8, तो ये आ गया, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ से आया नंबर ऑफ अनरूटेड ट्रीज कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर अनरूटेड ही है बी, क्योंकि इन्होंने पहले रूटेड बोला है फिर अनरूटेड बोला है, तो अनरूटेड ये हो गया और ये रूटेड होगा। तो रूटेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप आगे भी चाहें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8, तो 2 4 जा 8, तो 5 इंटू 3 15। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर।
सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।